तो ह्यूमन बीइंग साहब आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, आदाब गालिब भाई। कैसे हैं जी? आदाब सर, क्या हाल है यार आपके? बिल्कुल, इतने सारे मैंने इस्लामिक चैनल सब्सक्राइब करवा लिए हैं ताकि कुछ इसमें कॉमेडी हो तो आप लोगों से मैं डिस्कस करता रहता हूँ। तो हर अच्छा। वक्त मजेदार। कब अभी एक आया मैसेज, इस्लामिक ग्रुप है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, सवाल पूछा हुआ है क्या दम किया हुआ पानी पी सकते हैं। फिर उसके नीचे सवाल है कि अजान के वक्त क्या हम बैतुल खला जा सकते हैं। यार ये मुसलमानों को कौन कोई दवा खिला दें, क्या करें? बंदा हाँ क्या बैतुल खला नहीं जाएगा, वहीं कर देगा अजान की अदाब के चक्कर में बाथरूम। हाँ 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 है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एक है बिल्कुल। सवाल के नाखून काट के कहाँ फेंकें। फिर मुफ्ती मसूद समझा रहा है कि भाई ये ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन बहरहाल ये जिस्म का हिस्सा है, आप इसको हिफाजत से कहीं फेंकें, ये सुन्नत है, हदीस है। क्या है यार। खैर, चलें, आप लोगों की कोशिश जारी रहेंगी तो अकल आएगी, बहुत जल्द आएगी अकल। तो गालिब भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो पॉइंट्स हैं, कुरान में जो एक आयत है ना, जो बहुत मशहूर आयत है कि अपनी औलाद को रिस्क के डर से ना कत्ल करो, उनका हम्म। रिस्क का जिम्मा अल्लाह है। हाँ इस आयत में बड़ी गहराई है। मैं सोच रहा था इसका तर्जुमा अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये होना चाहिए था कि अपने मौलवियों को रिस्क के डर से ना कत्ल करो, इनका रिस्क का जिम्मा मदरसा है। हाँ बिल्कुल। वो नहीं, ऐसे अपने कि बच्चों को ना कत्ल करो, इनके रिज्क का जिम्मा मदरसा है। मौलवियों को कत्ल ना करो क्योंकि उनका रिस्क का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया हुआ है ना। सिर्फ मौलवियों के रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है, बच्चे तो भूखे मर रहे सर उनका भी नहीं लिया हुआ ना, उनका रिज्क का जिम्मा तो मुसलमानों ने लिया है, जाहिल जो होते हैं। हैं। यस। हाँ, तो सार्काज़म। यस बिल्कुल। देखें, जिया के बाद पाकिस्तान में ना ऑलमोस्ट 1 लाख मदरसे हैं, 40,000 से 1 लाख मदरसे हैं, और सिर्फ 80 यूनिवर्सिटी हैं पाकिस्तान में। आप इसका आप हाँ देखें ना, कितनी मेहनत की हम लोगों को जरूरत है, जो हम फ्री थिंकर्स हैं, कि लोगों को ये एजुकेट करना वाकई बहुत मेहनत का काम है। गालिब भाई, 1 लाख मदरसे जहाँ टीन की खोपड़ी वाले बच्चे हम ग्रो कर रहे हैं, और 80 यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भी इस्लाम का तड़का लग जाता है। अब ये हाँ देखें, पाकिस्तान में सिर्फ 2 नोबेल प्राइज मिले थे। एक मलाला यूसुफजई को मिला, जिसको पाकिस्तान से बेचारी को भागना पड़ता है, वो पाकिस्तान आ नहीं सकती बगैर सिक्योरिटी के, उसको लान तान करते हैं। और दूसरा जो है अब्दुल सलाम को मिला, जिसके हम्म। मुंह पे कालक नहीं मरी, बल्कि साइंस के मुंह पे इन्होंने मरदूदों, मनहूसों, बेवकूफ लोगों ने कालक मरी है साइंस के मुंह पर। तो बड़ा अफसोस होता है देखकर। एग्जैक्टली ऐसा ही है सर। क्या मतलब, कुछ भी नहीं है ये तो। इन लोगों को तो कोई अकल ही नहीं है। तो उसका मुंह काला करके करने से क्या आपको फर्क पड़ेगा? यही अगर किसी ने मोहम्मद कहीं लिखा हो, उसके ऊपर कोई ऐसा काला पेंट करे, तो पूरे पाकिस्तान में जो है ना, फिर बात आएगी, इनकी तशरीफ में आतिश फशां फट जाएगा पूरे पाकिस्तान में। ठीक बिल्कुल। है, जैसे जैसे वो कार्टून दिखाए हैं अभी, वो टीचर ने उसको जाके, इन्होंने छुरी, बंदे ने छुरी मार दी। मतलब मसला ये है कि ये मुसलमान, मैं आपको एक बात बताऊं, फ्रांस में ये अब वो काम कर रहे हैं कि इनको कोई नौकरी भी नहीं देगा। वो भाई कल को मुझे ही ना कहीं मार दे छुरी। ठीक है, ये इनके लिए जो फ्रांस में मुसलमान रह रहे हैं, उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ये काम इस तरह के करें, ये उधर रहेंगे, इनको कोई नौकरी नहीं देगा, इनके साथ कोई कारोबार ना करेगा। ये वक्त भी फिर आहिस्ता आहिस्ता आएगा, क्योंकि फिर पीसफुल बाइकआउट इनका होगा ना। फिर ये मुंह देखेंगे बैठ के। ठीक है, तो बात यह है कि इनके भी गरीब लोग ही पिसेंगे, जो अमीर होगा वो नहीं पिसेगा। मुसलमान भी गरीब ही पिसेगा जो कि उधर रहता होगा। जो स्ट्रगलिंग क्लास होगी। हाँ, तो ये अपना देख लें, और ये स्ट्रगलिंग क्लास के लोग ही हैं जो मार रहे हैं लोगों को। ठीक है, ये जो उधर जाके, जो पाकिस्तानी ने असाइलम लिया हुआ था, जिसका बाप उधर बैठ के अब अपने गांव में बड़े फखर से बता रहा है कि जी मुझे मुन्नू अपने पुत्र ते बड़ा फखर है जी, उन्हें गुस्ताखे रसूल मारे ने, मेरे सारे पुत्र उधर ते कुर्बान, ये हो गया वो हो गया। मसला ये है कि भाई तुम बड़े अमीर थे जो तुमने लड़का उधर भेजा था, तुम्हारा लड़का उधर क्यों गया था, क्या लेने गया था? ना जाता यार, इतना ही गुस्ताखी का था तो फ्रांस ने तो खाके जब बनाए थे उससे बाद ही गया ना ये लड़का, क्यों गया था उधर? ठीक है, क्यों गया था? ना जाता ना। कल हारिस सुल्तान के चैनल पे एक बड़ी अच्छी बात हारिस सुल्तान ने की कि यार इनकी सोर्स ही बड़ी डेंजरस है ना गालिब भाई। सोर्स जो फाउंडेशन कुरान और हदीस है, इसमें देखें साहिबा कराम जो हैं, हम कहते हैं उनके हुस्ने हुस्ने अखलाक ऐसा था कि एक हाथ में तलवार रहती थी
अली के हाथ में तलवार, उमर के हाथ में तलवार, और दूसरी तरफ हुस्न अखलाक रहता था। इनका डेंजरस जो है फाउंडेशन ही बड़ी डेंजरस है, जिसकी वजह से ये सारे हम मसले देखते हैं। और अब ये देखें कि ये तारिक जमील जितने भी बड़े बड़े मौलवी हैं, ये इन्होंने क्या है, जन्नत के इन ठेकेदारों ने दुनिया को बिल्कुल जहन्नम बना के रखा हुआ है। दुनिया जहन्नम है इस वक्त, पाकिस्तान तो बिल्कुल ही जहन्नम बन चुका है जिसमें अगर इसका सिस्टम देखा जाए, और जन्नत के लारे लप्पे दे रहे हैं। अच्छा, इसमें ना मैं उसको सुन रहा था, अभी बात हो रही थी दो तीन कॉल्स पहले, आशिर अजीम की बड़ी प्यारी उसने एग्जाम्पल दी। और मुझे लग रहा है गालिब भाई, आशिर अजीम साहब ने ना मलका बरतानिया से हलफ ले लिया है वादे का, क्योंकि अब वो खुल के पिच पे खेल रहे हैं भाई। अब वो खुल के बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो लग रहा है वो सिटीजन बन गए वहां के। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मलका बरतानिया से अब हलफ ले लिया है, अब वो खतरे से बाहर हैं। तो उनकी लेकिन एग्जाम्पल बड़ी दिल को लगी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उससे पहले एक और बात मैं कर देता हूँ जल्दी से, कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में था दोस्तों के, तो उसमें से अक्सर दोस्त ये कहते थे कि देखो, आर्मी जो है ना, वो वाहिद इदारा है जो मुनज्जम रह गया है। तो हम्म। उनको हम समझाते थे, भाई यही तो मसला है कि वाहिद मुनज्जम अदारा है जो किसी और इदारे को मुनज्जम नहीं होने देता। हाँ, नहीं होने देता। ये बात उनको समझ नहीं आती थी, एक लॉजिकल बात बार बार हम कोशिश करते थे, भाई ये यही तो प्रॉब्लम है कि इतना इदारा मुनज्जम है क्यों, और है तो बाकी तारे क्यों नहीं है। मुझे हम्म। लगता है एक इस इंडस्ट्री में जवाल नहीं आया, फौजी फाउंडेशन जो जो ये बनाते हैं अपनी। दूसरा, हाँ, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री भी बहुत जवाल पजीर नहीं आया, आई डोंट नो, वो अच्छी इंडस्ट्री है ड्रामा की, हमेशा अच्छे ड्रामे लोग बनाते हैं। मैंने एक हल्की सी बात, जवाल आ रहा है ना, अब तुर्की के ड्रामों ने हाँ भी तो ये बात पाकिस्तान सही के है, ड्रामों पे जवाल आ रहा है ना। बिल्कुल। हाँ, तो आशिर अजीम की एक बात बड़ी जबरदस्त की, जो आप इससे पहले जमहूरियत की बात कर रहे थे, क्योंकि जमहूरियत और रिलीजन का आपस में ना ये दोनों बहनें हैं। अच्छा, अब सॉरी, जमहूरियत और ये इस्लाम, में कुछ और बोल गया, इस्लाम और जमहूरियत दोनों आपस में इनका रिश्ता बहुत डायरेक्ट है। तो उसमें उसने ये बात की कि ये जो होता है ना, सियासतदान करप्ट हैं, क्योंकि हम बचपन से सुन रहे हैं, हमारा सारा मीडिया सियासतदान करप्ट, सियासतदान करप्ट। होता यह है कि उसकी एग्जाम्पल उसने इस तरह से दी कि जब आप कोई पौधा जमीन में डालते हो जमहूरियत का, अभी वो जड़ पकड़ने ही वाला होता है पौधा, उसको आप उखाड़ के बोलते हो देखो जड़ नहीं पकड़ रहा। हम्म। फिर वो पौधा दोबारा आप डाल देते हो जमीन के अंदर, कुछ दिनों बाद दोबारा वो पौधा निकाल के बोलते हो देखो जड़ नहीं पकड़ रहा। यानी पाकिस्तान में स्टैब्लिशमेंट ने जमहूरियत की जड़ों को पकड़ने नहीं दिया। ये हम्म। बड़ी मुझे उसकी अच्छी एग्जाम्पल लगी। और आप ये देखिए कि अभी पाकिस्तान में ना हमारा किंग नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये एम्पायर है। इससे मुकाबला करना बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक किंग को चलो मार दिया जाए, बादशाह खत्म हो जाती थी ना पुराने जमाने में, लेकिन ये तो एम्पायर है, इसमें बहुत सारे किंग्स एक साथ मुल्क को लूटते हैं, और रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं अपने वक्त पर, खादिम रिजवी जैसे, और या फिर सियासतदानों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा, आगे एक और, अब दो छोटी चीजें रह गई। ये बताइए गालिब भाई, थोड़ा सा ड्राई, थोड़ा सा टॉपिक्स हो रहे हैं, ये बताएं बॉलीवुड में, आप इजाजत दें, बॉलीवुड का चक्कर है क्या? एक तो स्टार किड का बहुत ज्यादा, सुशांत सिंह जो मर गया था, उसमें यह आया कि स्टार किड आते हैं, उसमें मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या स्टार किड को आना चाहिए, या अच्छे स्टार किड भी होते हैं और बुरे भी होते हैं? आलिया भट्ट बेचारी का बाइकाट किया हुआ है, और भी सोनू कपूर। पॉइंट मेरा ये कहने का है कि अगर स्टार किड में टैलेंट भी होता है, दूसरी बात जो मैं ऐड कर दूं, इंडियन पाकिस्तानी ना इमोशनल बहुत है, हमारे भारतीय भाइयों से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो इंडियन हीरोज को ना, इंडियन एक्टर्स को रियल लाइफ में भी हीरो देखना चाहते हैं, जो कि आई थिंक रियलिस्टिक बात नहीं है, इसलिए कि आप क्या एक साइंसदान है, उसकी वैक्सीन इसलिए इस्तेमाल करोगे क्योंकि वो चोरी करता था, या उसका भाई बीवी से ताल्लुकात खराब थे? आपको हमेशा जो आर्ट होता है ना, फन, उसको उसकी पर्सनल लाइफ से अलग रखना चाहिए। जैसे हम अगर देखते हैं अगर अक्षय खन्ना मूवीज बनाता है मोहब्बल वतनी पर, तो हम चाहेंगे वो असली जिंदगी मोहब्बल वतन हो। ये आई थिंक ये सोच को चेंज करना पड़ेगा थ्रू एजुकेशन, के भाई उसकी पर्सनल लाइफ को छोड़ दो। हॉलीवुड के एक्टर्स पर्सनल लाइफ में 10 बीवियां रखें, गर्लफ्रेंड रखें, एथियस्ट हो जाएं, नो बडी केयर्स, क्योंकि आई थिंक इनकी मेच्योरिटी ज्यादा है। तो ये चीज आप क्या समझते हैं? बॉलीवुड हमेशा ट्रबल में रहता है, वो बेचारे डरे डरे रहते हैं सारे एक्टर्स, कि क्या उनको डर लगता है कि उनकी फिल्में इसलिए नहीं चलेंगी क्योंकि उन्होंने कोई रिलीजन के खिलाफ बात कर दी या मुल्क के खिलाफ बात कर दी? इसलिए इंडियंस को समझना पड़ेगा कि एक पर्सनल लाइफ को रियल लाइफ से, जो एक्टिंग की लाइफ से, उसको अलग रखें।
और स्टार किड का प्रोसेस क्या होना चाहिए फिल्मों में आने के लिए आपकी नजर में? देखें सर, अगर देखा जाए, मैं जैसे रणबीर कपूर की बात करता हूँ, उस जैसा एक्टर नहीं है इनके पास दूसरा कोई, टू बी वेरी फेयर। मतलब जितनी अच्छी एक्टिंग और जिस लेवल का वो स्टार है, नहीं है इनके पास कोई भी दूसरा। तो फिर वो स्टार किड ही है ना, वो भी तो स्टार किड ही है, वो पूरी फैमिली इसी तरह है। मगर इशू ये है कि अगर कोई प्रॉपरली आप डी सिर्फ ये ना देखें कि अब अगर कोई अनिल कपूर है तो अपनी बेटी को उसने लॉन्च कर दिया, बाकी सबको वो रह गया। भाई अगर कोई आता है ऑडिशन दे प्रॉपरली, उसके बाद वो आता है आगे तो आए। ठीक है, अब अंजेलिना जूली जो है, वो भी तो, उसके बाप का क्या नाम था यार, मेरे जेहन से निकल गया हुआ है। वो उसका विलन था, वो जो मूवी थी यार, मिशन इम्पॉसिबल 1 का विलन था ना उसका बाप, अंजेलिना जूली का। ठीक है, तो है तो वो भी स्टार किड ही है एक लिहाज से। तो अब मेरे ख्याल में हाँ, वो बात आप ठीक कर रहे हैं कि इंडिया में एक पूरी ब्लैकमेलिंग होती है कि भाई किसी मजहबी आदमी ने, किसी स्टार ने कोई ऐसा वैसा बयान दे दिया अगर, या उसने कोई ऐसी बात कर दी, तो अब भी उसकी फिल्मों का हम बाइकाट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड भी एक लिहाज से पोलिटिसाइज तो हो रहा है, और वो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंटरटेनमेंट को ना एक बड़ा नॉर्मल रहना चाहिए। दूसरी बात है कि देखें, अब आप, सिंपल सी बात है कि हॉलीवुड जो है वो पॉलिटिकल मूवीज भी बना देता है। आपको 10 मूवीज ऐसी मिल जाएंगी जो रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ जा रही होंगी, डेमोक्रेट पार्टी के खिलाफ जा रही होंगी। ठीक है, वाटरगेट स्कैंडल पे भी मूवीज बनी हुई हैं। ठीक है, आपको पता है बड़ी मशहूर मूवी है वो जो वाटरगेट स्कैंडल पे बनी है, पता नहीं कोई इस तरह से करके, कोई मैन करके नाम है उसका, ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन मेरे ख्याल है जो है वो। तो बॉलीवुड को माफियाज ने भी तो बड़ा इफेक्ट किया, जाहिर बात है कि अंडरवर्ल्ड ने भी काफी किया खराब। तो मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड, अगर इसके अंदर इतनी पॉलिटिकली करेक्ट रहने का इनको, या रिलीजियसली करेक्ट रहने का इतना मजबूर ना किया जाता, तो बॉलीवुड के पास और भी बड़े टॉपिक होते। बॉलीवुड आज तक, लोग कहते हैं जी बॉलीवुड क्यों नहीं बनाता ऐसी मूवीज, बायोग्राफी मूवीज। कैसे बनाए, मुझे बताएं, कैसे बनाए बॉलीवुड बायोग्राफी मूवी? क्योंकि किसी ना किसी के पॉलिटिकल या रिलीजियस एजेंडा से जो है वो टकरा जाएगा, फिर वो कैसे करे। अब जैसे देखें, अभी अक्षय के वो उसके ऊपर संजय दत्त पे उन्होंने मूवी बनाई, बिल्कुल बकवास मूवी है, रियलिटी दिखा नहीं सकते उसके अंदर, क्योंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है ना। अब अगर उसको बुरा कहेंगे तो 10 लोगों को औरों को बुरा कहना पड़ेगा। तो एक बात है कि वेस्ट में लोग पॉलिटिकल पावर में रहते हैं, और जब वो हटते हैं तो उसके बाद उनके कोई जानशीन नहीं होते आगे बैठे हुए। इधर आप किसी को भी बुरा कहेंगे पॉलिटिशियन को, तो उसका कोई ना कोई जानशीन, पुराना भी पॉलिटिशियन है तो उसका कोई ना कोई जानशीन आगे बैठा होगा, कोई बच्चा होगा, कोई उसका और पॉलिटिकली जिसको उसने पाला होगा पॉलिटिक्स में, वो बंदा अभी भी मौजूद होगा। और उस बंदे की वजह से क्या होगा कि आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते कुछ भी उसका। यार अब ह्यूमन बीइंग ड्रॉप हो गए हैं, और स्टूडियो में एक जो जगह खाली हुई थी उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया। यार ये बात अच्छी नहीं है, अब क्या किया जाए? अच्छा जी, अब मुझे किसी ना किसी को किक करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ड्रॉप हो गए हैं। अच्छा जी, अच्छा ये अब ह्यूमन बीइंग को आने देना। अच्छा, तो ये चीज है। बाकी अब क्या किया जा सकता है इस बात के ऊपर, कैसे इसको खत्म किया जा सकता है? तो बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट, रिलीजियोसिटी की इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीजें बॉलीवुड को अफेक्ट करती हैं और बॉलीवुड को हर्ट करती हैं। हाँ, नेपोटिज्म एक अलग इशू है, नेपोटिज्म भी एक इशू है, मगर उससे ज्यादा बड़े इशू ये हैं। इसमें ना गालिब भाई, मैं जावेद अख्तर का, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। जावेद अख्तर साहब ना पक्के एथियस्ट हैं और अक्सर लॉजिकल बात करते हैं, और उनकी पॉलिटिकल जो भी हिंदू बख भाई नाराज ना हो कि जावेद अख्तर को मैं सुन रहा था इसी पे। जावेद अख्तर ने बोला देखो, बॉलीवुड से लाखों लोग रोजी कमाते हैं यार दुनिया में, इसको प्लीज पॉलिटिसाइज मत करो, बदनाम मत करो। और उन्होंने कहा ये ड्रग का जो इशू चल रहा है बॉलीवुड में, कह रहे यार मुझे तो लगता है कि दीपिका इतनी खूबसूरत डांस करती है, वो ड्रग एडिक्ट होगी। कह रही है भाई जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो नजर आ जाते हैं। जैसे ये इल्जाम आ रहा है ना कि बड़े बड़े हीरोज ड्रग्स लेते हैं, यार वो कह रहा है कि इतने हेल्दी लोग हैं, रणवीर है और शाहरुख खान, मुझे नहीं लगता कि ये ड्रग अगर लेते हैं, लेकिन अडिक्ट नहीं हो सकते, वरना तो बंदा हल्के पड़ रहे हैं। एक तो जावेद अख्तर ने लॉजिकल बात की कि मुझे नहीं लगता। दूसरी बात ये कि बड़ी प्यारी बात की कि जो शाम के पहले, आज से गालिब भाई 20 साल पहले जो छोटे मोटे अखबार नहीं निकलते थे कि हाँ, ये उसका, वो अब उन खबरों की जगह ना मेन स्ट्रीम मीडिया ने ले ली है।
कि आज दीपिका पादुकोण जो है वो चड्डी में बाहर आ गई, आज उसने सांप ने काट लिया। ये खबरें शाम के अखबारों में होती थी। अब क्या हो गया कि बॉलीवुड को इतना ज्यादा उसकी छोटी मोटी खबरें जो होती हैं मसालेदार, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को देना है, क्योंकि वो 24 घंटे के चैनल्स हैं। उससे क्या हो रहा है, बॉलीवुड की जो एक डिग्निटी है ना, और जो उसकी रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है इस चीज को। हाँ ये तो बात है। मतलब देखें ना, आप समझने वाली बात है कि ऐसे नहीं चलेगा। आपको बॉलीवुड भी अगर चलाना है तो बॉलीवुड को डीपोलिटिसाइज करना पड़ेगा। हर वक्त उनके ऊपर सेंसरशिप की तलवार देखें। अब ये सेंसरशिप की तलवारें जो हैं, ये भी एक बड़ा इश्यू होता है, और भी चीजें। फिर जिसने भी, अब पाकिस्तान में भी सेंसर बोर्ड जो है, उसने इंडस्ट्री तबाह करके रख दी है। खत्म हो गया सब कुछ, पाकिस्तान का सिनेमा ही खत्म हो चुका है असल में। तो अब मुझे बताएं कि कैसे बचेंगे आप कैसे अपनी फिल्म इंडस्ट्री को बचाएंगे? अब अगर बॉलीवुड भी यही कर रहा है, पॉलिटिशियन मुख्तलिफ तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं इंडस्ट्री को। अभी इस वक्त जो भी हो रहा है बॉलीवुड के साथ, बेसिकली वो किसी ना किसी का, पावर पॉलिटिक्स वाले लोग जो हैं, वो किसी ना किसी तरीके से इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ड्रग्स का इशू, मुझे नहीं लगता कि ड्रग्स का इतना बड़ा इशू होगा। ड्रग्स का इशू सिर्फ इतना हो सकता है कि शायद कोई हीरो बॉडी बनाने के लिए स्टीरॉइड्स यूज कर लेता होगा। मेरे ख्याल में यही, अगर कोई कहीं को चर्च पीता है तो यार चर्च को तो मैं ड्रग ही नहीं समझता भाई, सीधी जो बात है। ठीक है, इसमें गालिब भाई वही वाली एग्जांपल रहेगी ना, कि अगर कोई डॉक्टर है, वो पर्सनल लाइफ में अपनी वाइफ को लेट सपोज बीट करता है, मारता है, तो हाँ अगर आपको दवा खिलाएगा तो आप मना कर दोगे मैंने दवा नहीं खानी? यार हाँ। आप बॉलीवुड एक्टर्स के जो फन आर्ट को ना, उनकी पर्सनल लाइफ से जीरो कर दो। वो पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, एक्टिंग अच्छी करनी चाहिए। आप देखें, मैं बॉलीवुड की फिल्में अब बहुत कम देखने लगा हूं कि क्वालिटी खराब हो रही है। देखें, मैं समझता हूँ सर, देखें एक बात, वो बात अलग है कि लोग इनको रोल मॉडल समझते हैं। ठीक है, जो एक्टर्स होते हैं, लोग इनको रोल मॉडल समझते हैं। देखें, एक मॉरल किस्म की तनकीद उनके ऊपर हो तो वो कोई मसला नहीं है जी, कोई चीटिंग कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, वो बात एक अलग है। हाँ, मगर ये जो पॉलिटिकल एजेंडाज के वजह से एक्टर्स का और आर्टिस्ट का एक बाकायदा असैसिनेशन किया जाता है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू ना। तो वो बात है असल में। तो क्या हॉलीवुड की इंडस्ट्री में गालिब भाई गोरे समझते होंगे इनको रोल मॉडल? वो तो पर्सनल लाइफ को इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते होंगे इनकी। सर वो भी समझते हैं ना, वो भी समझते हैं ना सर, कोई हाल नहीं है। आप देखें, ये जो इवन आपकी ये जो है सारी कर्दाशियंस, मतलब देखें, लड़कियां तो मरती हैं इनके पीछे। आपको पता है, ये वो लोग हैं, ये वो कर्दाशियंस वो हैं जिनकी वजह से दुनिया प्लास्टिक सर्जरी पे लग गई है। तो आपकी नजर में, अच्छा ये बताएं, मैं एक सवाल छोटा सा, क्या उनको रोल मॉडल समझना चाहिए उनकी जाती नहीं सर, जिंदगी में, उनको नहीं सिर्फ समझना चाहिए एक्टिंग को रोल अप्रिशिएट मॉडल। करना चाहिए? उनको हाँ, रोल मॉडल नहीं समझना, उनको रोल मॉडल नहीं समझना चाहिए, असल में नहीं समझना चाहिए। यही मगर बात ये यह है कि कर दी लोग आपने कमाल की बात। मैं यही आपसे गालिब भाई सुनना चाह रहा था। आई थिंक दैट्स व्हाई यू लॉजिकल। यस, उनको अगर आप देखें, मैं जैसे फिल्में देखता लोग हूँ ना, आई समझते हैं, डोंट। समझना नहीं चाहिए, वो एक बात अलग है। समझते हाँ, हैं, बाज नहीं आएंगे लोग कभी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ना टू हिट द नेल ऑन द हेड बात कर दी। यही मैं पॉइंट पे आना चाह रहा था कि देखें, वो उनका जैसे एक शायर होता है ना, उसकी शायरी को अप्रिशिएट करो। वो शराब पी के शायरी लिखी है उसने या हाँ कैसे लिखी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। उसकी आप शायरी को, उसकी तखलीक को, और फिल्म तो एक बहुत बड़ा आर्ट वर्क है, बहुत बड़ा आर्ट वर्क है। और इस आर्ट वर्क को ना आर्ट की नजर से देखो भाई, उनको रोल मॉडल नहीं समझो। मेरा आई थिंक आई एग्री विथ यू। सर, ये डबल एज सॉर्ड है ना, समझे ना। जो यंग लोग होते हैं उनके रोल मॉडल यही होते हैं। हाँ, यंग यस। लोगों के, जो बेअकल बेचारे अभी जिंदगी को समझना नहीं शुरू हुए, उनके रोल मॉडल यही होते हैं। वो कोई, उनका कोई निकोला टेस्ला नहीं होगा, उनका रणबीर सिंह ही होगा, या रणबीर कपूर ही होगा, वही या होगा। शाहरुख खान, बहुत सारे। शाहरुख खान, वो हाँ, नहीं किसी और को समझ सकते। अब वो जारी बात है कि वो एक अलग बात है। मगर मसला ये है कि अगर आप ये समझें कि जी, और देखें कि ये बहुत बड़े डिफरेंस मेकर भी होते हैं। आप देखें, अब अभी आज मैंने एक मियाँ खलीफा की भी बात की थी बीच में। मियाँ खलीफा जो है, वो जो बेरूत में वो जो फैक्ट्री में वो जो रखे हुए एक्सप्लोड हुआ था वो सारा, और आधा बेरूत जो है वो मुनहदम हो गया। वो उसके लिए वो $1 मिलियन उसने जो है ना चैरिटी फंड रेजिंग की है उसके लिए। तो इन्फ्लुएंस देखें, ये इन्फ्लुएंसर्स तो हैं ना, ये लोगों को इन्फ्लुएंस तो करते हैं ना, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। देखिए मगर मेरी ये ख्वाहिश रहती है। लॉजिकली हर बंदा लॉजिकल तो नहीं होता ना। लॉजिकली इनको इनकी पर्सनल लाइफ को साइड पे रखना चाहिए। मगर आपको पता है कि यही वो लोग हैं जिनकी पर्सनल लाइफ में लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि हाँ भाई, आजकल कतरीना कैफ किसकी गर्लफ्रेंड है, किसके साथ सो रही है। इससे ज्यादा उनको उनको
इंडिया की पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, उनको इसमें इंटरेस्ट होगा भाई आजकल किसकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, यहाँ सलमान खान की गर्लफ्रेंड आजकल कौन है, शाहरुख खान किसके साथ घूम रहा है, शाहरुख खान का, और वो जो क्या थी यार, वो जो अब हॉलीवुड में चली गई है, प्रियंका चोपड़ा का क्या चक्कर है। ठीक है, तो ये सारा कुछ तो इस गालिब भाई मेरी जो ख्वाहिश है ना, जैसे आपकी आवाज पहुंच रही है 1 मिलियन तक, काश ऐसा हो कि मुझे पता है अक्सर बॉलीवुड के एक्टर्स जो है ना एथियस्ट भी होते हैं या दे डोंट बिलीव, बट कोई एक कभी ये जब आवाज उठेगी ना किसी बड़े एक्टर की ट्विटर पे कि भाई ये डॉगमा खत्म करो, फिर आप देखिएगा बहुत तेज हमारी सोसाइटी चेंज होगी, उनकी आवाजों की वैल्यू है। लेकिन क्योंकि हम इनको एक एज ए पर्सनल हीरो देखते हैं, इसलिए बेचारे डर के कुछ बात नहीं करते लोग। वो बात आपकी ठीक है, उनकी दुकान बंद हो जाएगी ना उस दिन, ये भी तो सुने ये और यही प्रॉब्लम है। यस, चले गालिब भाई इस पे टॉपिक पे बात करनी थी। और एक छोटी सी बात यार, ये कॉकरोचेस का मैं पढ़ रहा था, ये 200 मिलियन से ये जानदार जिंदा है, ये जबरदस्त बात मैंने देखी। हाँ बिल्कुल, कॉकरोच जो है वो टर्माइट से इवॉल्व हुआ है। टर्माइट वो जानदार हैं कि जब तक टर्माइट दुनिया पे इवॉल्व नहीं हुए थे, तब तक दरख्त जो थे, जिस तरह आज प्लास्टिक डंप हो रहा है ना, इस तरह दरख्त भी डंप हो रहे थे दुनिया पे। दरख्त जो गिरता था वो बस जमीन पे गिर जाता था, वो डिके ही नहीं होता था। और फिर टर्माइट्स इवॉल्व हुए, उन्होंने इनको खाना शुरू किया। कार्बोनिफोरस पीरियड से पहले पहले दरख्त जो है वो टर्माइट्स नहीं थे, तो कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर, तो उस वक्त कि आज आपको दुनिया में, सारी दुनिया में कोयले की फॉर्मेशन मिलती है, जो कि वो जो है वो है हर जगह मौजूद। तो ये तो डार्विन को भी, फिर इसका मतलब डार्विन भी सच्चा साबित हो रहा है ना कि ये तो मजबूत थे डार्विन तो सच्चा कॉकरोच, ही है सर, इसलिए। डार्विन तो देखें ना, ये अपने आप को सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट में कामयाब है ना। 200 मिलियन साल से, काश ये हिस्ट्री भी लिख सकते तो हमें पता 200 मिलियन में क्या हुआ है। अरे फर्ज करें न्यूक्लियर वार हो जाए ना, न्यूक्लियर वार हो जाए, तो बिच्छू और कॉकरोच जो है वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, बाकी सब कुछ मर जाएगा। वाह, बताओ यार। गालिब भाई ऐसा पॉसिबल है कोई कॉकरोच ऐसा में मिले जो 200 मिलियन साल की हिस्ट्री लिख रहा हो, हमें सब पता चल जाए? सर वो तो देखे, वो आपने वॉल-ई मूवी देखी हुई है? कौन सी? एनिमेटेड मूवी वॉल-ई? नहीं मैंने नहीं देखी, देखूंगा। सर जरूर देखिएगा। जमीन पूरी फारग हो गई होती, खत्म हो गया था जमीन पे सब कुछ, और एक कॉकरोच होता है जो कि उस रोबोट के पीछे पीछे फिर रहा होता है। ठीक है, और हर बंदे को देखनी चाहिए भाई, वॉल-ई जरूर देखें, मेरी ऑल टाइम फेवरेट एनिमेटेड मूवी है। अच्छा गालिब भाई लंबी कॉल हो रही है, और भी लोग, बस आखिरी मैसेज दूंगा मैं। जो हमारे एक भाई आए थे ना, जिन्होंने जरा बड़ी फ्री स्टाइल से बात करते हैं, मुरानी भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं तो एज अ फ्री थिंकर हूं कि मैं समझता हूँ हर कंट्री जिंदाबाद, नंबर 1 मेरी नजर में हर कंट्री जिंदाबाद है। लेकिन नीचे जब इंडियन बख्त भाइयों ने लिखा ना कि ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं एक बात कहता हूँ, छोटा सा मैसेज है इंडियंस के लिए। देखो, एक बच्चा पाकिस्तान जायज बच्चा पैदा हुआ या नाजायज बच्चा पैदा हुआ, अब इसको भूखा नहीं मार सकते। तो हमने फिर भी, अब ये एग्जिस्ट करता है, हमें इसकी भी देखना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, और इंडिया के लिए भी। सारे मुल्क मेरी नजर में बराबर हैं भाई। चलें ठीक है सर, फिर आपको मैं रिमूव करता हूँ फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।